आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम तरुण ग्रोवर है और मैं पिछले 5 साल से एसएससी और बैंक एग्जामिनेशन के लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश टीच कर रहा हूं। और आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे प्रोनाउंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। अब इससे पहले जो प्रोनाउन की थ्योरी वाली क्लास है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं उनको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे, प्रैक्टिकली आप तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे ना जब आपको थ्योरी आती होगी। तो थ्योरी पढ़ना मस्ट है। इससे पहले ऐसे ही मैंने टेंसेस जब पढ़ाया था तो पहले थ्योरी वाली जो क्लास है पूरी 5 घंटे की वो अपलोड की, उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अपलोड किया। तो ऐसे ही प्रोनाउंस की थ्योरी वाली क्लास अपलोड हो चुकी है, आप उसे देख लीजिएगा और उसके नोट्स जरूर बनाइएगा। जैसा कि मैंने उस वाली वीडियो में भी कहा है कि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो उसको रिवाइज करने में बहुत दिक्कत होगी। क्लियर है? तो उसके नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद ही इस क्लास को प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके जो क्वेश्चंस हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करते हैं तो बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं जो हमने थ्योरी वाली क्लास के अंदर नहीं पढ़े होते। तो अगर आपके सामने कोई मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स आता है तो अपनी जो आपने नोटबुक बनाई है जिसमें आपने नोट्स बनाए हैं उसी में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करके या मिसलेनियस करके आप उसे ऐड कर लीजिएगा, ताकि बाद में जब आप रिवाइज करें तो आपको आसानी रहे, ढूंढना ना पड़े और वो कौन से क्वेश्चन में वो कौन सा कॉन्सेप्ट आया था, ऐसे ना हो आपके साथ। उम्मीद करता हूं पॉइंट मेरा एकदम क्लियर हो रहा होगा। चलिए जी आगे, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो इसमें भी हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपना। पहले आसान क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा फ्लो बनाते हैं, थोड़ा होल्ड बनाते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसमें हम लेवल बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो स्लाइड आपके सामने है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने इन्हें सॉल्व कर लिया होगा। आज ये सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, उसने बोला कि यू आई एंड ही आर गोइंग। तो आपको ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन याद आ रहा होगा। उस केस में मैंने 2 ऑर्डर्स बताए थे, एक जनरल ऑर्डर और एक कन्फेशन वाला ऑर्डर, जिसमें भूल दोष गलती माफी अपराध की बात होती है। तो यहाँ पे कोई भूल दोष गलती माफी अपराध की बात नहीं हो रही है, ये जनरल ऑर्डर है। और याद करेंगे जनरल ऑर्डर होता था 2 + 3 + 1 231। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो ये गलत लिखा हुआ। पहले तो यू आएगा, सेकंड पर्सन सही है, लेकिन उसके बाद ही आना चाहिए क्योंकि थर्ड पर्सन चाहिए, उसके बाद आई जाएगा। तो ये बनना चाहिए यू ही एंड आई आर गोइंग। और फिर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आगे आर कैसे आ गया, आए है, आई के साथ तो एम आना चाहिए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आर आया हुआ है सिर्फ आई के लिए नहीं, ये तीनों के लिए आया हुआ। तो यू ही एंड आई आर गोइंग, इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए जी, ही आई एंड यू हैव कमिटेड अ सिन। अपराध किया है किसने? उसने, मैंने और तुमने। अब यहाँ पे भूल दोष गलती माफी अपराध की बात हो रही है। उस केस में जो ऑर्डर होता था 123 123 होता था। पहले खुद का नाम लेते थे, मतलब पहले आए और फिर आपका यू और आखिरी में थर्ड पर्सन आना चाहिए, मतलब आई यू एंड ही। फिर से वही बात, हैव कैसे आ गया ही के लिए? ये हैव सिर्फ ही के लिए नहीं है, ये तीनों के लिए, इसलिए हैव आया हुआ है। क्लियर? चले, चलिए जी। लेट हिम एंड मी गो, लेट हिम एंड मी गो। तो कॉमन सी बात है, पहली तो एक बात समझेंगे, जो लेट है ना, लेट, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो ही सब्जेक्ट होता है, हिम उसका ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही आई सब्जेक्ट होता है, मी उसका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव केस तो लिखे हुए हैं, लेकिन एक बार ये भी चेक कर लो क्या ऑर्डर सही है, क्योंकि जो ऑर्डर अगर सब्जेक्ट में फॉलो हो रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन के, तो वो आपके ऑब्जेक्ट में भी तो फॉलो होंगे। सिंपल सेंटेंस है तो 231 होना चाहिए, बोलो हाँ। सेकंड पर्सन यहाँ पे है नहीं, एक तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, एक फर्स्ट पर्सन का है। तो अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो पहले थर्ड आएगा और फर्स्ट आएगा, पहले थर्ड है और फिर फर्स्ट है, मतलब इसके अंदर नो एरर है। चले आगे, चलिए जी। ही डिपेंड्स ऑन आई, गलत हो गया, ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, आई सब्जेक्ट है, यू नीड मी ओवर हियर। आई होप माई पॉइंट गॉट क्लियर। चलिए जी आगे देखते हैं। बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वोंट कम एट ऑल। बिटवीन आया, प्रेपोजिशन आया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रेपोजिशन के बाद जितने भी प्रोनाउंस होंगे या नाउंस होंगे वो सब ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन आई तो सब्जेक्टिव केस होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगा, मी चाहिए होगा। चले आगे, चलिए जी आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए लॉजिकली, और मैं फिर सिखाने की कोशिश करता हूं। चलिए,
उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारे सवालों को सॉल्व कर लिया होगा। आ जाइए देखते हैं वन बाय वन। उसने बोला ही एंजॉयड वन सेल्फ एट द पार्टी। तो कुछ याद आ रहा आपको? मैंने समझाया था एंजॉय हो गया, अम्यूज हो गया, एक्विट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, प्रेजेंट हो गया। इनके बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अब देखो रिफ्लेक्सिव आया तो हुआ लेकिन गलत आया हुआ। ही के अकॉर्डिंग आना चाहिए ही एंजॉयड हिमसेल्फ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, खुद को एंजॉय किया। हाँ कि ना? वो वन के लिए वन वाले प्रोनाउन आते हैं, ही के लिए ही वाले आते हैं। अगला देखेंगे, द बॉय विच स्टोल माई पर्स वॉज अ स्टूडेंट। द बॉय विच गलत हो गया, विच यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेट कर रहा बॉय को, जबकि बॉय हमारा ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए हम हु यूज करते हैं। द बॉय हु स्टोल माई पर्स वॉज अ स्टूडेंट। अगला भी मेरे ख्याल से सेम लिखा हुआ है कि कोई बात नहीं है, सेम सेम हो गया। 9th पे आ जाइए, दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें एक वर्ड आया ओनली, तो मैंने कुछ वर्ड्स लिखवाए थे जैसे कि ओनली, दा सेम, दा फ्यू, दे लिटिल, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, सुपरलेटिव डिग्री, और जब ऑल का मतलब एवरीथिंग हो। ये सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं अगर किसी भी सेंटेंस में आए हैं और वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन आया है तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट यूज होता है। यही वो इकलौती इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये विच इन्फॉर्मेशन के लिए तो आया हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन तो था, और इन्फॉर्मेशन नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ रहा है तो विच आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओनली भी लिखा हुआ है, और जहां पे ओनली आ जाता है आप लोगों को पता है वहां सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट, अभी हमने पढ़ा, लेट द बॉयज एंड आई गो इन। लेट हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट होते हैं, तो द बॉयज ऑब्जेक्ट है, आगे एंड लिखा हुआ, एक और ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, आई नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा? मी आएगा। चले, चलो जी, ये रही आपके सामने आपकी स्लाइड। वीडियो को पॉज करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इन्हें सॉल्व कर लिया होगा। आज ये टैकल करने की कोशिश करते हैं। उसने बोला कि योर आर दी सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। तो आप लोगों को ध्यान हो रहा होगा योर और योर्स, ध्यान आ रहा है। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन टेबल बताई थी। सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता था? पजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आता ही आता था और पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता था। याद आ रही है बात? तो ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद एक नाउन आपको चाहिए ही चाहिए होगा, जो कि नहीं लिखा हुआ, तो ये गलत है, इसलिए आपको योर्स करना पड़ेगा। योर्स आर दी सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। अब ये योर्स का मतलब क्या है? योर्स का मतलब यहाँ पे योर प्रॉब्लम्स है, वो लिखा नहीं हुआ है क्योंकि प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स रिपीट हो जाएगा। तो योर्स प्रॉब्लम्स आर दी सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। समझ में आया? आसान था, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब इतना तो आपने पहचान ही लिया कि ये गलत है क्योंकि ये एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए होगा, वो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो गलत है, इसे ऐसे कर दो। अब सही हो गया। अब योर्स का मतलब हो गया योर प्लस नाउन, है ना? याद आ रहा है? योर प्लस नाउन, तो योर प्रॉब्लम्स, क्योंकि कौन सा नाउन है? ये वाला ही तो नाउन है। पक्की बात है? चले, चलो जी। अगला है द बेगर हुम वी हैड सस्पेक्टेड टू बी गिल्टी टर्न्ड आउट टू बी इनोसेंट। मैंने कहा था हु और हुम वाले क्वेश्चन आए जनरली, तो एक तो ये चेक कर लिया करो कि हु और हुम ह्यूमन बीइंग को रिलेट कर रहा है। आपने कहा जी सर कर रहा है। उसके बाद ये चेक करो कि यहाँ पे हु ही आएगा या हुम आएगा, तो चेक करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है? आप बोलेंगे जी सर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट आया तो वर्ब भी आनी होगी, आनी होगी। क्या उसके साथ में उसकी वर्ब लिखी है? नहीं लिखी है। तो मैंने कहा था पीछे से चल के आया करो, पीछे वाली जो वर्ब होती है वो पहले वाले सब्जेक्ट की होती है, अगर साथ में नहीं लिखी हुई है तो मैं पीछे से चलता आया तो जो मेन वर्ब निकल के आई है वो टर्न्ड आउट आई है, तो ये रही बेगर की वर्ब। अब पढ़ के देखो, द बेगर टर्न्ड आउट टू बी इनोसेंट। द बेगर टर्न्ड आउट, ये हमारी वर्ब नहीं है, ये तो इन्फिनिटिव्स है ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, इनका कोई सब्जेक्ट नहीं है। अभी सब्जेक्ट की मेन वर्ब ये लिखी हुई है, द बेगर टर्न्ड आउट टू बी इनोसेंट। क्लियर है? तो सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया और वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, इनका कोटा पूरा। इसको यहां से ऐसे मैं कट कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। बीच में बच गया ये वाला पार्ट। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है हैड सस्पेक्टेड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद आ रहा होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब बनती है पेयर में।
एक ही वर्ब है तो एक सब्जेक्ट भी आया होगा, ये लिखा हुआ उसका सब्जेक्ट वी, बोलो हाँ। तो मतलब ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन हमने काट दिया क्योंकि सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया और वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, हाँ कि ना। अब टू बी गिल्टी लिखा हुआ है, ये तो इन्फिनेटिव है इसी की तरह, तो इसका कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, तो हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, ये वर्ब थोड़ी है, मतलब यहाँ पे मेन वर्ब थोड़ी है ये। तो जब ये मेन वर्ब नहीं है तो हमें सब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो होम लिखा हुआ वो सही है, डेफिनेटली सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ हु कर देता तब सेंटेंस गलत हो जाता। कारण उसके पीछे ये है कि इस वाले सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल जाता, इनका कोटा पूरा, इस वाले सब्जेक्ट को ये वाली वर्ब मिल जाती पूरी, इनका कोटा पूरा। लेकिन अगर हु लिखा होता तो उसे वर्ब चाहिए थी, वो भी मेन वर्ब, ना ये मेन वर्ब है ना ये मेन वर्ब है, तो इसलिए हु गलत ही होना था, होम ही आना था। तो इस सेंटेंस के अंदर बेटा नो एरर है। रिपीट करके देख लीजिएगा जिसको समझ में नहीं आया। The 5 brothers are at daggers drawn, so they feel it below their dignity to talk to each other. जो 5 ब्रदर्स हैं वो आर एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब एक दूसरे के दुश्मन है, खंजर निकाले हुए हैं। ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है एनिमोसिटी होना एक दूसरे के बीच में। तो वो एक दूसरे की शान से नीचे समझते हैं बात करना। अब याद करो, 2 के लिए बताया था ईच अदर और 2 से ज्यादा के लिए बताया था वन अनदर। तो यहाँ पे बात हो रही है 5 की, तो बेटा ईच अदर नहीं आना चाहिए, वन अनदर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए। 14th को देखते हैं। The players whom we have selected for our team are young and ambitious। वही सेम वाली बात, who और whom लिखा हुआ है, पहले ये चेक करो क्या ह्यूमन बीइंग को रिलेट कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। दूसरी बात ये चेक करनी है क्या who ही आएगा या whom आएगा, चेक करते हैं। सब्जेक्ट हमारा यहाँ लिखा हुआ है, उसे वर्ब चाहिए होगी, डेफिनेटली चाहिए होगी। क्या साथ में उसके वर्ब है? नहीं है। तो पीछे से चल के आया करो, जो पहली वर्ब होती है ये रही, वो इसी की है। द प्लेयर्स आर यंग एंड एम्बिशियस बोल के देख लो, आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगेगा। तो सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, इनका कोटा पूरा हो गया, बोलो हाँ। 4 प्रेपोजिशन है तो उसके बाद तो ऑब्जेक्ट होते हैं। फिर से क्या आया? हैव सिलेक्टेड, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब बनी, बोलो हाँ। एक ही वर्ब को एक ही सब्जेक्ट मिला, हाँ कि ना। तो इसको भी हमने काटा मार दिया, इसको भी मार दिया, बच गया यहाँ पे होम, और वो डेफिनेटली सही है, ऑब्जेक्ट ही चाहिए होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हु कर देंगे वो सब्जेक्ट है और उसे वर्ब चाहिए होगी, जो कि वर्ब यहाँ पे नहीं है। एक्स्ट्रा वर्ब कहाँ है? इस वाले सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल गई, इस वाले सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल गई। तो अगर हु लिख दूंगा तो वो सब्जेक्ट है, उसे वर्ब चाहिए होगी, वर्ब यहाँ पे नहीं है, वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि दोनों साथ में ही आते हैं। तो इसलिए होम यहाँ पे एप्रोप्रिएट लिखा हुआ है। समझ में आया क्या? चलें आगे, चलिए। यू से इट इज योर प्रॉब्लम्स बट आई से इट इज माई, फिर गलत हो गया ना। देखो योर पजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद एक नाउन लिखा हुआ, ये सही है। बट आई से इट इज माई, ये गलत है। माई भी पजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद आपको नाउन चाहिए होगा, जो कि नहीं लिखा है, तो आप इसे पजेसिव प्रोनाउन बना दीजिए। क्या करेंगे? माइन। तो तुम कहते हो कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, बट मैं कहता हूं ये मेरी है। मेरी क्या? मेरी प्रॉब्लम्स। माइन का मतलब माई प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो लिखा नहीं हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स रिपीट हो जाएगा। तो रिपीटिशन हटाने के लिए तो प्रोनाउन यूज करते हैं ना। ये बहुत डिटेल में सिखाया हुआ कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूं सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। कर लिए क्वेश्चंस? कर लिए सबने? चलो, कॉन्फिडेंस आ रहा है? आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चलिए, शी वॉज मोर गैरुलस देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर। शी वॉज मोर गैरुलस, गैरुलस का मतलब टॉकेटिव इंसान को बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा बोलता है, बातूनी होता है। तो वो ज्यादा बातूनी थी। आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर, पहली बात तो 3 सिस्टर्स करेंगे, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है। और दूसरी बात 3 बहनें हैं, 3 के लिए आइदर नहीं आता, आइदर तो 2 में से किसी एक के लिए आता है। तो यहाँ पे एनी आना चाहिए। याद है, 2 या 2 से ज्यादा में से किसी एक की बात करते हैं, या तो एनी या एनी वन स्पेस वाला, क्योंकि आगे ऑफ भी है, सिखाया हुआ पॉइंट है। शी वॉज मोर गैरुलस देन एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स, या फिर एनी वन ऑफ हर 3 सिस्टर्स, ठीक है। 17th को देखते हैं। Unless 2 or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership। ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको नहीं सिखाया हुआ है, क्योंकि ये जेरेंड वाली क्लास आएगी उसके अंदर हम समझेंगे।
लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं कि एक्चुअल में क्या होता है कि वर्ब के साथ जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है कभी कभी वो नाउन का काम करती है। किसका काम करती है? नाउन का, जिसे हम जेरेंट कहते हैं। तो अगर ये नाउन का काम करती है तो नाउन को जो मॉडिफाई करता है बेटा वो एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पे हिम नहीं हिज आना चाहिए। क्लियर है? लेकिन अब ये जो क्या कॉन्सेप्ट है ये जेरेंट में ही आपको समझ में आएगा, प्रोनाउन में मैंने आपको नहीं समझाया, क्योंकि इस पॉइंट को समझाने के लिए जेरेंट को समझाना जरूरी है और जेरेंट अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है। तो इसलिए कुछ टीचर्स बता देते हैं प्रोनाउंस में ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा इसको लेके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील करता है, पजल हो जाता है, इसलिए मैंने इसको जेरेंट वाले पॉइंट में रखा है। तो आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसे स्किप कर देंगे आप। आवर डॉग में लुक फियर्स बट दैट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई। हमारा जो कुत्ता है वो भले ही खुखार दिखता है लेकिन वो एक मक्खी नहीं मार सकता है। ये जो दैट आया हुआ है ना बच्चे, दैट, ये किसके लिए आ गया? ये आ गया आपके डॉग के लिए। लेकिन यहाँ पे दैट नहीं आ सकता क्योंकि दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में खुद एक कंजंक्शन भी होता है क्योंकि वो दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी एक कंजंक्शन आया हुआ है, यहाँ तो ऑलरेडी एक कंजंक्शन है, बट लिखा हुआ, मतलब दैट यहाँ पे गलत है। कहने का मतलब डॉग के लिए कोई और प्रोनाउन चाहिए। और ध्यान रखिएगा एनिमल्स के लिए हम जनरली इट यूज करते हैं। एनिमल्स के लिए हम जनरली इट यूज करते हैं। अगर पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, आप बोलना चाहते हैं ही और शी बोलना चाहते हैं तो वो अलग बात है, बोलचाल की भाषा में कलेक्चुअल इंग्लिश में चल जाता है। लेकिन अगर फॉर्मल इंग्लिश की बात करूं तो एनिमल्स के लिए और बेबीज के लिए, छोटे बच्चों के लिए हम इट यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कुत्ता है खुखार दिखता है लेकिन वो एक मक्खी नहीं मार सकता है। वो कौन? वो किसकी बात हो रही है? डॉग की। दैट नहीं आएगा। समझ में आया ना दैट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो एक कंजंक्शन भी होता है। तो अगर आप इसको रिलेट करवा रहे हैं साथ साथ, फिर ये कंजंक्शन भी तो होता है। अगर ये कंजंक्शन होता तो फिर एक और दो दो कंजंक्शन साथ में कैसे आ गए? इसलिए ये गलत है, इसलिए इट लगाया। चले, चलो। द कंपनी इज इन डेट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉइज सैलरीज। एम्प्लॉइज यहाँ पे ऐसे लिखा होगा और ये अपोस्ट्रोफे उसके बाद होगा, ध्यान रखिए, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, एम्प्लॉइज EMPLOYEES और उसके बाद अपोस्ट्रोफे आएगा। ठीक है, एस लिख के बाद में खाली अपोस्ट्रोफे आएगा। ये नाउन के अंदर आपको पता लग जाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन एरर ढूंढेंगे। जो कंपनी है वो कर्जे में है, ये डेप्ट नहीं होता, ये डेट होता है, इसमें बी साइलेंट होता है। जो कंपनी है वो कर्जे में है और पे नहीं कर पा रही है अपने एम्प्लॉय की सैलरी, है ना, देयर एम्प्लॉय सैलरी है। देयर कौन है? कंपनी तो है, और कंपनी आपका ग्रुप है। ग्रुप है तो आप देयर यूज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको इट्स यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? कलेक्टिवली काउंट ना, सिंगुलर है और नॉन लिविंग है, इसलिए देयर नहीं इट्स आएगा, क्योंकि देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन आपको नॉन लिविंग का सिंगुलर में पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए और वो इट्स होता है। ठीक है, चलो 20th को देखेंगे। ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अ लॉट। उसने घंटों तक फोन पे बात की जिससे उसके पेरेंट्स इरिटेट हो गए। तो किस चीज से इरिटेट हो गए? उसके घंटों तक बात करने की वजह से। तो यहाँ पे जो हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो लेकिन ये किसको रिलेट कर रहा है? सेंस तो यहाँ पे ये आ रहा है कि उसने घंटों तक बात की और जिससे उसके पेरेंट्स इरिटेट हो गए। तो कोई पर्टिकुलर वर्ड तो यहाँ पे है नहीं जिसे हु रिलेट कर रहा हो। कहने का मतलब पूरे सेंटेंस को ही रिलेट कर रहे हैं कि उसने घंटों तक बात की जिससे इरिटेट हो गए। तो जब कभी भी पूरे सेंटेंस को हम रिलेट करने की बात करते हैं तो जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो विच आता है। ये मिसलेनियस पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं, अगली स्लाइड को देखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हें लॉजिकली टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए इसे टैकल करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप मिस्टर इंडिया कैसे बन गए हो, सामने तो आ जाओ, वीडियो तो आपकी चली गई है। तो पीछे से कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, मेरे ख्याल से अभी ये रिजॉल्व नहीं होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसे रिजॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप आज की वाली वीडियो ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो 21st क्वेश्चन आपके सामने। मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर शी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। तो क्या मिस्टेक था इसके अंदर? अब देखो मिसेस प्रताप स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, आप कहेंगे जी सर। क्या मिसेस प्रताप एक सब्जेक्ट है? आप कहेंगे जी सर। क्या उसके साथ में उसकी वर्ब लिखी है? आप कहेंगे नो सर। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि उसके साथ में आईएनजी वाली फॉर्म तो लिखी है लेकिन ये वर्ब नहीं है। ये वर्ब, क्योंकि ये वर्ब होती तो इससे पहले इज एम आर भी होता, इससे पहले वॉज वर्ब भी होता, या इससे पहले हैज हैव बीन होता। डायरेक्ट आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आ सकती है। ठीक है जी, डायरेक्ट आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आ सकती है। यहाँ पे ये पार्टिसिपल है।
अब ये पार्टिसिपल क्या होता है इसकी बात हम आगे चल के करेंगे, जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल, तब करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जान के चलिए कि ये वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर ये वर्ब होती तो ये इज, एम आर, वोज, वर या फिर हैज, हैव बीन, ये लेके आती पहले। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपके साथ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, साथ में उसके वर्ब है, नहीं है। तो मैंने कहा था अगर साथ में वर्ब नहीं है तो पीछे से चल के आया करो, जो सबसे पहली वर्ब होती है वो इसी की होती है। तो ये इज सिलेक्टेड आपको यहाँ दिखाई दे रही है पैसिव में, इज सिलेक्टेड, तो ये एक वर्ब है पेयर में और पैसिव है, और उसका सब्जेक्ट ये रहा। अब आप पढ़ के देखो, मिसेस प्रताप इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, सेंस बन गया ना, डेफिनेटली सेंस बन गया। तो इस वाले सब्जेक्ट की वर्ब ये रही। अब आगे देखो, एक और सब्जेक्ट बचा हुआ, वो है शी। अब शी भी एक सब्जेक्ट है, उसे क्या चाहिए होगा, उसे वर्ब चाहिए होगा। क्या वर्ब यहाँ पे एक्स्ट्रा है? नहीं है। नहीं है तो फिर सब्जेक्ट भी नहीं आएगा, ये शी सब्जेक्ट उन्होंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ था। समझ में आया? दोबारा बताऊं, मिसेस प्रताप बेटा आपका सब्जेक्ट था, वर्ब चाहिए थी, ये तो वर्ब है नहीं, ये पार्टिसिपल है, क्योंकि डायरेक्ट बाद आईएनजी कभी आता ही नहीं है। तो पीछे से चल के आए तो इज सिलेक्टेड, हमारे को ये वाली वर्ब मिली। ये वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ कोटा पूरा, इसका कोटा पूरा। ठीक है, पक्का? पढ़ के देखो, मिसेस प्रताप इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, मिसेस प्रताप इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। तो बीच में बच गया शी, आपको पता ही है सब्जेक्टिव केस है, और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो किसके बिना आ जाए, जो वर्ब के बिना आ जाए। तो अगर वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं है, इसलिए शी यहाँ पे एक्स्ट्रा था, नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। I wonder why are you tinkering with the wire? I wonder why are you tinkering with the wire? You might get a shock. Tinker का मतलब होता है कि छेड़खानी करना। जैसे बचपन में जब आप टीवी देखा करते थे, शायद हो सकता है कि आप आज भी देखते हो, आजकल तो यूट्यूब का जमाना आ गया है, लेकिन जब हम टीवी देखा करते थे तो जब रिमोट नहीं चलता था तो उसको पीछे से हम बहुत पीटते थे। आपको याद होगा, कभी सेल निकाल के उल्टे करके सीधे करके, है ना, जीप पे लगा के डालने की कोशिश करते थे, है ना, और चल भी जाता था रिमोट, उसका टीवी हम देख भी लेते थे। तो टिंकर करना मतलब छेड़खानी करना, घर में ही सारे पुर्जे खोल देते हैं, किसी चीज के इंजीनियर बन जाते हैं, वो होता है टिंकर करना। तो कह रहा है कि मैं ये सोच रहा हूं कि तुम क्यों छेड़खानी कर रहे हो भाई इसके साथ, तुम्हें शौक लग सकता है। समझ में आया? तो इसमें मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि जो वाई यहाँ पे है ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। याद करो, बेसिक वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है, जो अपने पहले सिंपल सेंटेंस लेके आता है, उसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं होता, एंड में क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता, याद आ रहा है? तो उसमें सब्जेक्ट पहले होता है और वर्ब बाद में होती है, तो बेटा यू इधर आएगा, आर उधर जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरा ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए 23rd, ही डजंट नो टू स्विम। तो ये चीज में हम आगे जाके इन्फिनेटिव में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जान लीजिए, बीच में आ गई है तो बता देता हूँ। कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि नो, जैसे कि होता है लर्न, ठीक है, जैसे कि एक वर्ड होता है टीच। इन सबके बाद कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है ना, चाहे वो नो हो, लर्न हो, टीच हो, कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, वो हाउ का स्ट्रक्चर लेके आता है। तो हम हमेशा ऐसे बोलते हैं, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, है ना। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्ले गिटार, है ना। ही इज टीचिंग हाउ टू लर्न इंग्लिश। समझ में आ रहा? तो हाउ वाला स्ट्रक्चर जरूर आता है बीच में, इसको मैं इन्फिनेटिव में पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट मार्क करके इसे यहाँ पे साइड में रख दीजिए। चलिए, ऑल दी ड्रेसेस लुक्ड गुड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। सारी ड्रेसेस अच्छी दिखी तो मैंने खरीद ली सारी की सारी। अरे ड्रेसेस प्लूरल टर्म है, ये इट तो सिंगुलर हुआ बेटा, देम आना चाहिए यहाँ पे। क्या आएगा? देम आएगा। ड्रेसेस के लिए आया हुआ ना कि सारी खरीद ली, तो नॉन लिविंग के लिए प्लूरल भी हम देम यूज कर सकते हैं। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। चलिए एक काम करते हैं, इनके सब्जेक्ट वर्ब ढूंढते हैं। दोज पीपल लिखा हुआ बेटा, ये सब्जेक्ट है, साथ में वर्ब चाहिए होगी उसकी, बोलो चाहिए होगी नहीं चाहिए होगी। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिलेट कर रहा है? दोज पीपल को रिलेट कर रहा है। तो आगे वाली जो वर्ब होती है वो भी इसी की होती है, आपको पता है। यस और नो? दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। अब एक्चुअल में क्या है कि ये बीच में जो दे आ रखा है ना, दे, ये एक्स्ट्रा आ रखा है। ये एक्स्ट्रा इसलिए आ रखा है क्योंकि एक बार जब आपने रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर दिया, दोबारा से उनको रेफर करने के लिए दे की यूज कर रहे हैं, तो दे यहाँ पे एक्स्ट्रा है, दे का यूज नहीं होगा। और ये जो डू नॉट सक्सीड वाली वर्ब है ना, ये भी दोज पीपल के लिए ही है। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। समझ में आया?
पक्की बात है। और आपको एक बात बताऊं, ये हु हुम वाले तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया। पूछो कैसे? दोज पीपल लिखा है, लिखा है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब चाहिए होगी, चाहिए होगी, साथ में लिखी है, नहीं लिखी, पीछे से चल के आओ, पीछे से चल के आओ, ये दिखाई दे रही है आपको वर्ब, बोलो हाँ। सब्जेक्ट को क्या मिला? वर्ब मिला। वर्ब को क्या मिला? सब्जेक्ट मिला। एक और वर्ब लिखी हुई है, डू नॉट वर्क हार्ड। वर्ब को क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट, और हु सब्जेक्ट का ही तो काम करता है। बताओ मुझे। तो दोज पीपल वाले सब्जेक्ट को ये वाली वर्ब मिल गई और इस वाले वर्ब को ये वाला सब्जेक्ट मिल गया, नो एरर है इसके अंदर। और ये सॉरी नो एरर नहीं, ये दे बच गया बीच में, दे रह गया ना, दे। ये वाला सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? इसकी वर्ब कहाँ जाएगी? इसकी तो कोई है ही नहीं ना, काटा मारो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डोंट वरी, परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। 25वां क्वेश्चन देखो, मैंने इसको 2 मेथड से बताया, मैं आसान मेथड से बताता हूँ। देखो अभी जो बताया लास्ट वाला, दोज पीपल सब्जेक्ट है, इसे वर्ब चाहिए होगी, वर्ब कहाँ है? साथ में लिखी है, नो। पीछे से चल के आते हैं, पीछे से चल के आते हैं, डू नॉट सक्सीड, कौन सी? डू नॉट सक्सीड, ये वर्ब है, क्लियर है। काटा मार देता हूं, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, पूरा कोटा हो गया, हो गया। बीच में एक और वर्ब है, डू नॉट वर्क हार्ड, वर्ब है। सब्जेक्ट चाहिए होगा, आपको पता है हु सब्जेक्ट होता है, होम ऑब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया, कोटा पूरा हो गया। एक और सब्जेक्ट है बीच में, दे, तो इसकी वर्ब कहाँ है? जब वर्ब नहीं है तो फिर सब्जेक्ट कैसे आ जाएगा? दे एक्स्ट्रा आ रखा है। जैसे ऊपर वाले में यहाँ पे शी एक्स्ट्रा आ रखा था, ऐसे ही नीचे वाले में दे एक्स्ट्रा आ रखा है। समझ में आया क्या? बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। आ जाइए, चलिए करेंगे इन्हें एक बार। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन्हें सॉल्व कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने इन्हें सॉल्व करने की कोशिश की होगी। आज ये जानने की कोशिश करते हैं। 26 था, उसने बोला कि ही बेथड हिमसेल्फ इन अ रिवर। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई एरर नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, कभी कभी दिखाई दे जाता है। कुछ टर्म होते हैं जैसे कि बेद, जैसे कि हाइड, जैसे कि कीप, ठीक है। इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करते हैं कभी भी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। तो ही बेथड हिमसेल्फ नहीं होता, ही बेथड इन अ रिवर। ही हिड हिमसेल्फ नहीं होता, ही हिड, है ना, ही हिड इन दी गैराज, या कहीं पे भी इन दी रूम जहां आपने बताना है, ठीक है। तो इन टर्म्स के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम नहीं करते हैं। ये 27th भी थोड़ा मिसलेनियस है, बहुत रेयर आते हैं ये वाले एरर, लेकिन बीच बीच में आए हुए हैं तो मैं बता देता हूँ। शी कुड नॉट बेयर हिज सेपरेशन। एक्चुअल में कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि सेपरेशन हो गया, जैसे कि फेवर हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कभी भी ना पजेसिव एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं होते, कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं होते। जैसे सेंटेंस का मतलब है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हारी जुदाई, तुम्हारी जुदाई, जबकि ऐसा नहीं बोला जाता, जुदाई किसी की हो नहीं सकती। यहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती तुमसे जुदाई, क्योंकि तुम्हारी जुदाई किसी की होती नहीं है, तुमसे जुदाई। समझ में आया? ऐसे अगर मैं कहूं आई नीड योर फेवर, क्या कहूं? आई नीड योर फेवर, मुझे चाहिए तुम्हारा फेवर, ऐसे नहीं बोल सकते। आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, समझ में आ रहा है? तो फेवर, सेपरेशन, ये कभी भी ऐसे 2-3 शब्द हैं, ये आपके किसके साथ यूज नहीं होते? पजेसिव एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं होते। तो सेपरेशन फ्रॉम हिम बोलेंगे, शी कुड नॉट बेयर सेपरेशन फ्रॉम हिम, ठीक है। बहुत ये इर्रेगुलर एरर हैं, बहुत रेयर आते हैं, लेकिन बता दिया, ज्यादा डिटेल में जाने की इनकी जरूरत नहीं है। चलो 28 बहुत इंपॉर्टेंट है। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। The master did not know who of the servants broke the expensive dinner set। तो आपको मैं बता दूं कि जब कभी भी चॉइस की बात हो बेटा, चूज करने की बात हो, चूज करने के लिए हम हु की जगह विच का यूज करते हैं, भले वो लिविंग की बात करे या नॉन लिविंग की बात करे, कि विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। ये न्यू पॉइंट बताया मैंने आपको, ठीक है। विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। आज ये 29th। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच। याद करो, एंजॉय, एक्विट बताइए ना, ये वाली वर्ब्स, इंट्रोड्यूस, एब्सेंट, प्रेजेंट, इनके डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके आते हैं। तो हिमसेल्फ आना चाहिए क्योंकि आगे आई सब्जेक्ट है ना। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड, सॉरी माई सेल्फ आएगा ना, आई लिखा हुआ है, माई सेल्फ वेरी मच, ठीक है। आई एंजॉयड माई सेल्फ वाला आपको कॉन्सेप्ट ध्यान आ रहा होगा। चलिए, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस व्हिच हैव एवर बीन मेड बाय यू। तो याद करो, इसके अंदर बेस्ट लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री लिखा हो
द फ्यू, द लिटिल, नन, ओनली, समथिंग, एनीथिंग लिखा हो तो उसके अंदर अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो हमेशा दैट आता है। याद आ रहा है आपको? उम्मीद करता हूँ याद आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। जान लेते हैं। शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन आइदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। बेटा तीन बहनें हैं, तीन बहनों के लिए आइदर नहीं आता, एनी आता है या फिर एनी वन आता है। ठीक है, या तो एनी आता है या एनी वन आता है। 32 नन ऑफ द टू मिनिस्टर्स, दो हैं तो दो के लिए बेटा नाइदर आता है। हाँ जी, बोलेंगे क्या आता है? नाइदर आता है। ठीक है, अब ये मुझे पूछना सर आगे ये वोज कैसे आया? मैंने कहा था ना ये आगे चल के पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। एक्चुअल में ये वोज नाइदर के लिए आया हुआ, ठीक है, लेकिन ये आगे चल के बढ़ाऊंगा आपको। ही हैज रेज्ड हिमसेल्फ इन द आईज ऑफ हिज टीचर। हिमसेल्फ क्या होता है? ही का रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ होता है, ना कि हिजसेल्फ। 34 दीज काइंड ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक। दीज प्लूरल है तो बेटा आगे काइंड्स आएगा। अगर दिस होता तो काइंड होता ना, दीज है तो काइंड्स होगा ना, प्लूरल है। 35 वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ऑन डिफेक्ट्स। याद करो अगर वन लिखा है तो वन वाले प्रोनाउन आते हैं, ये तो ही वाला है और ही का रिफ्लेक्स पजेसिव एडजेक्टिव केस है, हमें वन वाला चाहिए। और वन का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? वंस होता है। तो वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू वंस ओन डिफेक्ट्स, है ना, खुद की गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आ जाइए ट्राई करेंगे इनको, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। करेंगे, सभी स्टूडेंट्स करेंगे, जल्दी करेंगे, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको एरर्स अब मिल रहे होंगे। देखो अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 में से आपसे 50-60 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी चीजें मिसलेनियस हैं, वो बीच बीच में अपने आप होती रहेंगी, और मिसलेनियस तो कितने मर्जी बना लो, मिसलेनियस तो बनते ही रहेंगे, मिसलेनियस कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन जो मोटे मोटे पॉइंट्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, एटलीस्ट वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो जो चीज जब बार बार रिपीट होती है तो अपने आप ही वो क्लियर हो जाती है, आपको ज्यादा मेहनत मशक्कत करने की वहां जरूरत पड़ती ही नहीं है। समझ में आ रही है बातें? पक्की बात है। चले, चलो जी आगे चलते हैं। 36 की बात करें, देयर वर 6 लेजी बॉयज एंड 4 इंडस्ट्रियस वन। गलत हो गया ना, कि 6 लेजी लड़के थे और 4 मेहनती थे। मेहनती क्या? लड़के, या तो बॉयज बोलते हैं यहाँ पे कि 6 लेजी बॉयज थे, 4 इंडस्ट्रियस बॉयज थे, लेकिन बॉयज नहीं बोला, बॉयज की जगह वन बोल दिया। तो बॉयज तो प्लूरल टर्म था, तो उसकी जगह सिंगुलर कैसे आ सकता? तो वंस करना पड़ेगा ना, ये वाला वंस नहीं, ये तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है अपोस्ट्रोफे वाला, वंस, ये वंस एस लगा के, अपोस्ट्रोफे एस नहीं, ये वाला एस नहीं, सीधा एस लगा के। ठीक है, 4 लेजी लड़के थे, है ना, सॉरी 6 लेजी लड़के थे, 4 मेहनती लड़के थे। लड़के लड़के रिपीट कर नहीं कर सकते थे, उसकी जगह वन लिखा, तो वन को प्लूरल करना है क्योंकि लड़कों की बात हो रही है, तो वंस करेंगे। गॉट इट? चले, एवरीवन शुड हेल्प वंस फ्रेंड, एवरीवन, समवन, नो वन के लिए हम ही से रिलेटेड प्रोनाउंस का यूज करते हैं, बेटा हिज आएगा। क्लियर? चलिए 38 आई डू नॉट लाइक दैट यू टोल्ड माई मदर लास्ट नाइट। याद करो दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि और कोई काम क्या कर रहा है यहाँ पे, तो रिलेट तो यहाँ पे किसी को कर नहीं रहा है, तो लाइक वर्ब लिखी हुई है। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन तो रिलेट करता है अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को, वो तो यहाँ है नहीं। तो कौन सा ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने पहले आने वाले नाउन को रिलेट नहीं करता, मतलब उसके पहले नाउन नहीं होता है, वट होता है। याद आ रहा है? तो ये आना चाहिए। आई डू नॉट लाइक वट यू टोल्ड माई मदर लास्ट नाइट, है ना, मुझे पसंद नहीं आया। वट का मतलब क्या था? द थिंग विच। याद है? आया नहीं आया? क्या था? द थिंग विच, आई डू नॉट लाइक द थिंग विच यू टोल्ड माई मदर लास्ट नाइट, या फिर वट यू टोल्ड माई मदर लास्ट नाइट, क्योंकि देख लो इससे पहले कोई नाउन नहीं है, सिर्फ वर्ब लिखी हुई है। लेकिन दैट लिखोगे तो उसके पहले नाउन प्रोनाउन चाहिए होगा, हु लिखोगे तो नाउन प्रोनाउन चाहिए होगा, होम लिखोगे नाउन प्रोनाउन, विच लिखोगे नाउन प्रोनाउन चाहिए होगा, सिर्फ वट में ही नहीं चाहिए होता और नहीं भी है। समझ में आ रहा है क्या? चले, मिस्टर वर्मा लाइक्स म्यूजिक हु हेल्प्स मी टू रिलैक्स। म्यूजिक है बेटा, विच आना चाहिए, विच हेल्प्स मी टू रिलैक्स, हु तो ह्यूमन बींग के लिए आता है। अ वुमन कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ मैन कैन डू। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग लिखा हो बेटा, उस केस में हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। द सेम, द फ्यू, द लिटिल, ओनली, नन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग,
और जब ऑल का मतलब एवरीथिंग हो, सुपरलेटिव डिग्री हो। समझ में आ रहा है क्या? आ जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, फटाफट टैकल करते हैं हम दोनों मिलके। हाँ जी, तो आपने कर लिया होगा, अब हमारी बारी। आ जाइए। आई विल टेक विद मी हूसोएवर यू चूज। अब देखो समझना, आई विल टेक विद मी ये वर्ब है, ये उसका सब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, बीच में हूसोएवर ये भी तो सब्जेक्ट है, उसे क्या चाहिए होगा? वर्ब है नहीं, तो whomsoever आना चाहिए। समझ में आया क्या किया? दोबारा देखो, विल टेक पेयर में एक वर्ब है, सब्जेक्ट चाहिए होगा, आई सब्जेक्ट है, विद प्रेपो है, ये तो ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, आगे एक वर्ब है। सर यू ऑब्जेक्ट भी तो होता है, लेकिन जब वर्ब लिखिए तो सब्जेक्ट ही होगा ना। इनका कोटा पूरा, इनका कोटा पूरा, ये गए, बीच में हु तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब चाहिए होगी, नहीं है तो whomsoever करना पड़ेगा। बोलो हाँ। चलो जी, अगला बहुत आसान है। शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल, द फ्यू आया ना, आंख बंद करके रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करेंगे। शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल दैट आई थिंक माइट बी गुड एट द जॉब। ठीक है। 43, ही बॉट अ हाउस ऑफ द प्राइस, ही बॉट अ हाउस द प्राइस ऑफ विच वॉज 5 लाख रुपीज। तो याद करो कि जिसका प्राइस बताना है, हाउस नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए पजेसिव एडजेक्टिव ऑफ विच आता था रिलेटिव प्रोनाउन में। सही लिखा हुआ है, नो एरर इसके अंदर। ठीक है। उसने घर खरीदा जिसका प्राइस 5 लाख रुपए था। रिलेटिव प्रोनाउन वाली क्लास के अंदर मैंने समझाया था, जो प्रोनाउन की लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की है। ठीक है। योर स्टेट इज रिच बट माइन इज पुअर, कुछ गलती है इसके अंदर। योर स्टेट इज रिच बट माइन इज पुअर, किसी भी तरीके की मिस्टेक। चलो देख लेते हैं, आज यहां देखते हैं सामने। योर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन चाहिए होता है, मतलब डेफिनेटली ये तो सही लिखा हुआ है। माइन का मतलब माय प्लस नाउन होता है। किस नाउन की बात हो रही है? स्टेट की बात हो रही होगी, तो माइन का मतलब माई स्टेट ही होगा, तो एकदम सही है। योर स्टेट इज रिच बट माइन इज पुअर। अगर माइन ना बोल के माई स्टेट बोलता तो गलत होता, तब हम माइन करते, तो इसके अंदर बेटा नो एरर है। समझ में आया? चलो, द 5 सिस्टर्स लिव्ड इन पुणे एंड दे लव्ड ईच अदर। 5 बहनें हैं ना भैया, 5 के लिए वन अनदर का यूज करते हैं, वन अनदर। ठीक है, वन अनदर। 2 के लिए ईच अदर का हम यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताएंगे सभी बच्चे इन 5 क्वेश्चंस को करेंगे। और देखो स्पीड बनाओ, एक्यूरेसी मेंटेन करो, ऐसे काम नहीं चलेगा आप लोगों का, है ना। जितनी आप एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, स्पीड बनाएंगे, उतना बढ़िया रहेगा। और ये जो शीट आप कर रहे हैं, इनको 5 बार 4 बार रिवाइज करते चलिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे, वीडियो को देख देख के ही रिवाइज कीजिए। ठीक है, वीडियो को देख देख के ही रिवाइज कीजिए जितना कर सकते हैं, वरना नोट्स बनाने, नोट्स बना, इनके क्या नोट्स बनाएंगे? तो देखो वीडियो, देखो, पॉज करो, क्वेश्चन को सोल्व करो, दोबारा से आंसर देखो। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करो, आंसर देखो, बस क्या करना है ना। चलो, वैसे इन वाले क्वेश्चंस की शीट में प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो कोशिश करूंगा इन वाले क्वेश्चंस की शीट में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप हार्ड कॉपी पे भी प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, लेकिन जो प्रोनाउंस की वीडियो बनाई है, जो मैं टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूँ, उनके नोट्स आपको खुद बनाने हैं, उनकी पीडीएफ में नहीं दूंगा। बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में पीडीएफ मांग रहे थे। देखो बेटा, पीडीएफ का ना वही वाली बात है, मैंने आपको कहा था कि खुद से फिर मेहनत जब होती है ना, तो इंसान लगता है कि हाँ हाथ पैर चलाया है। खुद से जब मेहनत नहीं होती ना, तो लगता है अरे यार नहीं नहीं नहीं, है ना। तो थोड़ा सा हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। सॉल्व कर लिए इन्हें? कर लिया होगा। चलो, एज अ टीचर ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। गलत हो गया ना, कंपैरिजन हो रहा है। एज और देन के बाद कौन सा केस आएगा वो डिपेंड करता है, उसके पहले वाले पे यू लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही आएगा। एज अ टीचर ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन ही, और ही के आगे इज भी अंडरस्टूड होता है, लिखते नहीं है। बोलो हाँ, ऐसा ना। सुधीर was present in the class except रमन एंड आई। गलत हो गया, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। रमन तो पता नहीं, लेकिन आई सब्जेक्ट है, मी करेंगे। द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक दिस। द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक दिस। इस सेंटेंस के अंदर किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं है, नहीं मिस्टेक है। द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू लाइक इट होना चाहिए, दिस नहीं होना चाहिए। किताब नॉन लिविंग है, पॉइंट आउट करने की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, दिस बुक को ही बोलना है, दिस बुक पूरे को रेफर करके हम इट यूज करेंगे। द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक इट।
है ना। या तो दिस बुक पूरा बोलते, दिस बुक की जगह खाली दिस नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा, इट बोलो उसे, ठीक है। नॉन लिविंग को रेफर करने के लिए इट यूज करते हैं, क्योंकि दिस दैट वगैरह तो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, बस पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो एक बार पॉइंट आउट कर दिया ना, तो उसको दोबारा पॉइंट आउट करने के लिए दिस यूज नहीं करेंगे, बस इट यूज कर देंगे उसकी जगह, ठीक है। दिस इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स, ओनली आया ना, ओनली, द फ्यू, द लिटिल, आंख बंद करके बेटा दैट यूज कर दूंगा। दिस इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैज पास्ड, इट वॉज मी हु डिड इट। याद करो, बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आते थे। याद आ रहा है, पक्की बात है। चलिए जी आगे चलते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर समझते हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिए होंगे। आज ये डील करते हैं। इट इज अ सीक्रेट बिटवीन ही एंड आई। तो आप लोगों को ध्यान है कि बिटवीन एक प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। ना ही ऑब्जेक्टिव केस है, ना ही आई है। तो ही का बेटा हिम होना चाहिए और आई का मी होना चाहिए। और एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि ऑर्डर भी मेंटेन रहे। ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको बताया था 231 होता है। तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। तो पहले थर्ड है और फिर फर्स्ट ही है, तो मतलब ऑर्डर एकदम करेक्ट है। इट इज अ सीक्रेट बिटवीन हिम एंड मी, गॉट इट। चले यहाँ देखेंगे, आई एंड माई फ्रेंड वर इन्वाइटेड टू द पार्टी। वही सेम चीज यहाँ पे, ये वर इन्वाइटेड वर्ब है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आने चाहिए थे। ये भी सब्जेक्टिव केस, ये भी सब्जेक्टिव केस, लेकिन ऑर्डर गलत है। 231 अभी हमने देखा अभी देखा ना। तो माई फ्रेंड थर्ड पर्सन होता है और आई फर्स्ट पर्सन होता है। जब किसी का जेंडर नहीं डिफाइन हो तो वो थर्ड पर्सन होता है, और ये तो पता ही है फर्स्ट पर्सन। तो 3 and 1 होना चाहिए, ना कि 1 and 3। तो माई फ्रेंड एंड आई होगा यहाँ पे। माई फ्रेंड एंड आई वर इन्वाइटेड टू द पार्टी, ठीक है। इनवाइट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है टू, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 53rd देखेंगे, वी एंजॉयड मच एट द हिल स्टेशन। याद करो, एंजॉय, एक्वेट, अम्यूज, इंट्रोड्यूस, एब्सेंट, प्रेजेंट, ये सब के सब आपकी ऐसी वर्ब्स होती थी जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता था। ऑब्जेक्ट नहीं होता था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते थे। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, मच एडवर्ब होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट होता तो कुछ यूज हम नहीं करते, जैसे वी एंजॉयड द पार्टी, तब सही होता। लेकिन अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, और वो इसके अकॉर्डिंग, वी एंजॉयड आवर सेल्स। किसको यूज करेंगे, वी एंजॉयड आवर सेल्स। अब ऑब्जेक्ट आ गया, आवर सेल्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, ठीक है। चले, वन मस्ट कीप अप हिज प्रॉमिस, गलत हो गया। वन है तो वन वाले प्रोनाउन आने चाहिए। ही हिज का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हमें वन के लिए चाहिए। वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव वन अपोस्ट्रोफी एस वाला होता है, ठीक है। ये अवेल भी सेम केस है जैसा एंजॉय का है, इनके बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है। ऑब्जेक्ट ना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है, तो अपॉर्चुनिटी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अवेल वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन के आएगा यहाँ पे। उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव यूज करेंगे, तो बच्चे माई सेल्फ होना चाहिए। आई अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ पॉइंट मेरा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए जी, नेक्स्ट स्लाइड है, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। चलिए आज ये टैकल करते हैं। लेट वी ऑल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेट आप लोग जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। वी आपका सब्जेक्टिव केस है, हमें उसका ऑब्जेक्ट चाहिए और वो क्या होगा, अस। लेट अस ऑल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। दिस सिंगुलर है तो आगे प्रॉब्लम भी सिंगुलर है। चलिए, इफ आई वर हिम आई वुड नॉट बिहेव दैट वे। अगर मैं वो होता तो मैं वैसा बिहेव कभी नहीं करता। ध्यान रखिएगा, ये बी की फॉर्म दिखाई दे रही है, आप कहेंगे जी सर बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, याद आ रहा है बी की फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग, तो वर्ब भी तो होती है। और क्या ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रही है, कर रही है, साथ में और कोई वर्ब नहीं है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो इफ आई वर ही होता है, ना कि इफ आई वर हिम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 58, द आर्मी वॉज रिवॉर्डेड फॉर देयर ओवरवेलमिंग सक्सेस इन द कर्बिंग टेररिज्म। आर्मी को रिवॉर्ड किया गया क्योंकि उनकी कामयाबी बहुत बड़ी थी, क्योंकि उन्होंने टेररिज्म को कर्ब मतलब रोका था, स्टॉप किया था। तो आर्मी आपको पता है कलेक्टिव नाउन है और ये सिंगुलर होता है क्योंकि ग्रुप का सेंस देता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है और आगे प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, इसके लिए देयर नहीं इट्स आना चाहिए। इट्स से क्यों आया, क्योंकि कलेक्टिव है, नॉन लिविंग है। ही आ नहीं सकता, शी आ नहीं सकता, दे वैसे नहीं आ सकता, सिंगुलर है क्योंकि ये, तो बचा इट ना।
तो इट से रिलेटेड प्रोनाउन चाहिए था, देयर पजेसिव एडजेक्टिव केस था दे का, देयर पजेसिव एडजेक्टिव केस था दे का, हमें चाहिए इट का और वो क्या होता है, इट्स होता है। समझ में आया क्या? 59th, ही वॉज वन ऑफ द फ्यू मेन हु वर प्रेजेंट देयर, याद करो द फ्यू द लिटिल, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो बेटा आपने वहां पे दैट यूज करना है, फिक्स्ड है, ठीक है। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है, ऊपर अभी हमने देखा बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है, मेन वर्ब का, उसके बाद सब्जेक्टिव केस का हम यूज करते हैं, इट वॉज शी हु डिड द कुकिंग, इट वॉज शी हु डिड द कुकिंग। चलिए जी अगली स्लाइड आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये पीछे से पानी डालने की आवाज आ रही है क्या, है ना? तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ और डाल रहा हूँ, पानी ही डाल रहा हूँ बोतल में, ठीक है, मतलब ग्लास में। कभी लगे आपको पीछे पीछे सर अब तो वीडियो भी नहीं है, क्या ही पी रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आ जाओ। आई यू एंड ही शुड हेल्प हर, आई यू एंड ही, तो आपको याद करो ऑर्डर वाला ये प्रोनाउन वाला केस है, जनरल ऑर्डर चाहिए, 231 चाहिए, तो पहले 2 फिर 3 फिर 1, तो यू ही एंड आई होगा, ठीक है, सेकंड थर्ड और फर्स्ट, सेकंड थर्ड और फर्स्ट, यू ही एंड आई शुड हेल्प हर, गॉट इट। चलो यू ही एंड आई ब्रोक द रूल से, तो भूल दोष गलती माफी अपराध की बात हो रही है, तो इसके अंदर याद करो 123 होता था, क्या होता था 123, जब भी भूल दोष गलती माफी अपराध कन्फेशन की हम बात करते थे, तो 1 2 3, तो आई यू एंड ही होगा, क्या होगा, आई यू एंड ही ब्रोक द रूल्स। चलिए हु वॉज देयर बट शी टू लुक आफ्टर द फैमिली इन डिस्ट्रेस, बुरे समय में कौन होगा सिवाय उसके देखभाल करने की उसकी फैमिली को, है ना, कौन होगा उसके सिवाय देखभाल करने की उसकी फैमिली को परेशानी के टाइम पे। तो लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, लेकिन बट यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है, बट के दो मीनिंग बताए थे, याद आ रहा है, बट कंजंक्शन भी बताया था मैंने आपको, बट प्रेपोजिशन भी बताया था। जब बट कंजंक्शन होता था उसका मतलब होता था लेकिन किंतु परंतु, और जब बट प्रेपोजिशन होता था तो उसका मतलब होता था सिवाय या फिर के अलावा, और यहाँ पे सिवाय या के अलावा का ही सेंस है कि कौन होगा सिवाय उसके देखभाल करने के लिए फैमिली की बुरे समय में, लेकिन नहीं सिवाय। तो बट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद बेटा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, तो यू नीड हर ओवर हियर। इज माय पॉइंट क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं, तो इसका समझ में आ गया ना, हु वाज देयर बट हर टू लुक आफ्टर द फैमिली इन डिस्ट्रेस। 64th, वी लाइक यू एज मच एज हिम इन दी होल फैमिली, मैंने कहा था एज और देन के बाद आपको चेक करना हो कि कौन सा केस आएगा, तो ये चेक कर लिया करो कि कंपैरिजन किससे हो रहा है, यू से हो रहा है, और ये वर्ब के बाद है तो बेटा ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा, तो ही यहाँ पे सही है, मतलब नो एरर। दोबारा देखें, वी लाइक यू एज मच एज हिम, एज और देन के बाद कौन सा केस आता है, सब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट आता है, ये हम चेक करते थे, उससे पहले जो लिखा होता था, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, यू, तो यू से कंपैरिजन हो रहा है। अब यू सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, तो हमको तो पता है ये दोनों ही होते हैं, तो लाइक के बाद है, वर्ब के बाद है, तो बेटा ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से ही होगा, हिम सही है ही गलत है, बोलो हाँ। हालांकि मैंने कहा था इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे और भी पॉइंट्स है, लेकिन इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। वी प्रोटेक्ट आवर बुक्स फ्रॉम द डस्ट, डू यू प्रोटेक्ट योर्स, तो हम अपनी प्रोटेक्ट करते हैं बुक्स को मिट्टी से, क्या आप लोग भी प्रोटेक्ट करते हैं अपनी बुक्स को? तो इतना पॉइंट तो क्लियर था कि आर पजेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन चाहिए था, आर पजेसिव उसके बाद नाउन चाहिए था, लेकिन यहाँ पे योर्स आना चाहिए था, उस योर्स का मतलब होता था योर डस्ट, है ना, लेकिन ये योर्स कोई टर्म ही नहीं होता, ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंस के साथ कभी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, सिर्फ वन को छोड़ के, सिर्फ इसके साथ लगता है, आई वी यू मी माई माइन योर, इनमें किसी में भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आना चाहिए योर्स, वी प्रोटेक्ट आवर बुक्स फ्रॉम द डस्ट, डू यू प्रोटेक्ट योर्स, योर्स का मतलब योर बुक्स, समझ में आया? चलें बड़े प्यारे बच्चे हैं, आ जाइए एवरीबडी, सॉल्व कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए एवरीबडी वर इन देयर बेस्ट क्लॉथ, तो ध्यान होगा आपको एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये सब के सब सिंगुलर होते हैं, अपने बाद वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, तो बच्चे यहाँ वॉज आएगा, दूसरी बात देयर भी नहीं आएगा, हिज आएगा, तो एवरीबडी वॉज इन हिज बेस्ट क्लॉथ। दोबारा देखेंगे, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये सब के सब इंडेफिनिट प्रोनाउन होते थे, अपने बाद वर्ब भी कैसे लेते थे, सिंगुलर,
तो प्रोनाउन भी कैसे लेते थे, सिंगुलर, कौन से वाले, ही वाले, लेकिन ये तो दे वाला है, दे का कौन सा केस है, पजेसिव एडजेक्टिव, हमें कौन सा चाहिए, ही वाला, क्यों, क्योंकि सिंगुलर है, तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है, बोलो हाँ। चले आ जाओ, एनी वन ऑफ द टू मिनिस्टर्स वॉज नॉट अवेलेबल, कितने हैं बेटा, दो, तो दो के लिए आइदर आता है, एनी वन नहीं आता है, आइदर ऑफ द टू मिनिस्टर्स, ठीक है। चलिए, इट वॉज अ मैग्निफिसेंट चांस बट विच यू लॉस्ट, या फिर नो एरर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है कि विच यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, बोलो हाँ, क्योंकि एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है। और आपको याद होगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो साथ साथ दो चीजों को जोड़ने का भी काम करता है, कंजंक्शन का भी काम करता है। अगर ये अपने आप में ही कंजंक्शन का काम करता है तो एक और कंजंक्शन क्यों दिया हुआ, हटा दो ना इसे, यहाँ से हटा देते हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट चांस विच यू लॉस्ट, ये बहुत बढ़िया चांस था जिसे आपने खो दिया, ठीक है, पक्की बात, 100%। चले, चलो जी आगे चलते हैं। तो बट यहां से हटा दिया हमने, विच को ही रखा क्योंकि वो जोड़ भी रहा है और साथ साथ कनेक्ट भी कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ भी रहा है और इसको मैग्निफिसेंट चांस को कनेक्ट, उसको रिलेट भी कर रहा है, ठीक है। चलिए, आई लाइक राम द मोर बिटवीन ही एंड हिज ब्रदर बिकॉज ही इज द बेटर ऑफ द टू। आई लाइक राम मोर बिटवीन, बिटवीन है ना, बिटवीन तो प्रेपोजिशन हो गया बेटा, तो प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। अब ये हिज खाली नहीं है, हिज ब्रदर है, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव केस है, कभी आप सोचो, परेशान मत होना, ठीक है, कभी आप इस हिज को भी हिम कर देंगे, नो, ये पूरा है ऑब्जेक्टिव केस, इधर से ये पूरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, तो हिम एंड हिज ब्रदर, बोलो हाँ। चले, चलो जी, आई एक्सेप्ट दैट माई सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, याद करो ये भी आपको सिखाया हुआ है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली रिफ्लेक्सेस वाले ऑब्जेक्ट की जगहों पे आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन हमें तो सब्जेक्ट चाहिए, आएगा आई, क्योंकि माई सेल्फ का सब्जेक्ट आई होता है और आई के साथ इज नहीं होता, एम होता है, तो क्या बनेगा, आई एक्सेप्ट दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। चलिए जी, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं, ये रही नेक्स्ट स्लाइड, सॉल्व करेंगे बेटा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिए होंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इफ आई वर हिम, पढ़ते ही पता लग रहा है कि बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है, और जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है उसके बाद सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। इफ आई वर ही, आई शुड नॉट गो देयर, बोलो हाँ। आइदर राम और श्याम हैज फॉरगॉटन टू पे देयर फीस, एक्चुअल में ये जो पॉइंट्स 3-4 अभी आने वाले हैं ये सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आने वाले हैं, ये क्लास आगे आएगी, डोंट वरी, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्योंकि प्रोनाउन से कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी आइदर के साथ एक सब्जेक्ट लिखा हो और के साथ भी एक सब्जेक्ट लिखा हो, तो जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब होती है वो भी उसके अकॉर्डिंग आती है, जो प्रोनाउन होता है वो भी उसके अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है सबके अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ आएगा ना। जैसे यहाँ पे राम भी लिखा है और श्याम भी लिखा है, अब या तो दोनों के अकॉर्डिंग वर्ब आए, है ना, और प्रोनाउन भी, या फिर खाली राम या फिर श्याम। तो पॉइंट ये, जब कभी भी आइदर के साथ एक सब्जेक्ट हो और के साथ भी एक सब्जेक्ट हो, ऐसे नाइदर के साथ भी सब्जेक्ट हो, नोर के साथ भी सब्जेक्ट हो, तो जो बाद वाला होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब भी बेटा उसी के अकॉर्डिंग आती है। तो शाम के अकॉर्डिंग हैज आया हुआ ये तो सही है, लेकिन देयर नहीं, हेज आना चाहिए क्योंकि शाम सिंगुलर है। तो क्या बनेगा, आइदर राम और श्याम हैज फॉरगॉटन टू पे हिज फीस, समझ में आया, देयर नहीं आएगा। सेम यहाँ पे, नाइदर मोहन नोर सोहन फॉरगॉट टू डू देयर, नहीं, क्या आना चाहिए, फॉरगॉट टू डू हिज ड्यूटी, क्योंकि ये तो सेकंड फॉर्म है, इसमें तो सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ कि ना, यहाँ तो था ना हैज हैव वाला, यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है, लेकिन इसका चक्कर तो है इसके लिए, बोलो यस और नो। चले, चलो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन देयर होमवर्क, ये भी वही चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से प्रत्येक की बात कर रहे हैं। मेन सब्जेक्ट बेटा यहाँ पे ईच है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन होता है तो प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये आपकी वर्ब लिखी हुई है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट होते हैं, बच गया, ये सब्जेक्ट यही है ना, ईच सिंगुलर है ना, तो देखो वर्ब भी सिंगुलर है, फिर प्रोनाउन भी तो सिंगुलर आएगा, देयर कैसे आ गया, हिज आना चाहिए यहाँ पे भी, समझ में आया, क्योंकि जेंडर डिफाइन नहीं है तो ही चूज करते हैं। देखो दोबारा देखो, ये वर्ब थी, सब्जेक्ट चाहिए था, ये प्रेपोजिशन, ये उसका ऑब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, बच गया, ये यही सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर होता है, तो आगे वर्ब भी सिंगुलर, तो बेटा प्रोनाउन भी तो सिंगुलर, समझ में आया, क्या आ ही गया होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है या ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये डिफाइन करते हैं कंपैरिजन किससे हो रहा है।
तो बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त से कंपैरिजन हो रहा है उसका, मतलब सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है, तो आई आना चाहिए। क्यों सर सब्जेक्ट से कैसे हो रहा है? क्योंकि इज वर्ब है, उसे सब्जेक्ट चाहिए होगा, ऑफ प्रेपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट, इज वर्ब है, ऑफ प्रेपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट, बच गया यही सब्जेक्ट, तभी तो सिंगुलर है। तो कंपैरिजन भी देन के बाद उसका इसी से ही तो हो रहा है कि बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त है ना मेहनती है, किससे? मुझसे। सारे दोस्तों से नहीं हो रहा, सारे दोस्तों से हो रहा था तो आर नहीं होता, फिर यहाँ पे वो गलत हो जाता। इसी से और वन से हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट से हो रहा है, क्योंकि इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट यही है ये। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से तो बेटा मी नहीं आई आना चाहिए। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है? इंटेलिजेंट बच्चे हैं। चलिए अगली स्लाइड सॉल्व करेंगे भाई, सभी लोग करेंगे फटाफट। देखो फ्लो बन रहा है आपका, फील आ रही है? देखो मैं हर क्लास में आपसे पूछता हूँ कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, फील आ रही है, एक ही चीज बार बार आ रही है तो वो क्या आपके दिमाग में फिट हो रही है, और आप दूसरी जगहों से प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? और भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, मैं फ्री क्लासेस भी लेता रहता हूँ अनअकैडमी प्लस पे, आप वहाँ पे भी क्लासेस ले सकते हैं, है ना। एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं करवाता रहता हूँ, अभी लेवल के हिसाब से हम बहुत सारे चीजें करेंगे, जैसे अभी प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं हम, सारे चैप्टर्स हो जाने के बाद हम आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, फिलर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, मिसलेनियस एरर्स, इनको हम लेवल के हिसाब से डील करेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, है ना, ताकि सभी बच्चे उसे टैकल कर पाए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन कंटेंट का जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ इसको यूज कर रहे होंगे, बढ़िया मेहनत कर रहे होंगे। जहां जहां से जो कंटेंट मिले उसे यूज करो, उसके ऊपर वर्क करो, अपने स्किल्स को रिफाइन करो। उसके बाद फिर अपना क्या बोलते हैं, अगर अनअकैडमी प्लस पे मैं फ्री क्लासेस ले रहा हूँ तो वहां पे भी आप फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आपने देखनी है, ये देखो मैं आपको दे रहा हूँ कंटेंट, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ना है, आपको लगता है कि मेरी बातें आपको समझ में आती हैं, कंटेंट आपको यूजफुल लग रहा है, आप मॉक टेस्ट दे पा रहे हैं, वहां पे आपके नंबर्स बहुत अच्छे आ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इनके ऊपर मेहनत कीजिए, है ना। जहां जहां क्लासेस दी जा रही है उन क्लासेस का फायदा उठाइए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। चलिए, इट इज हिम दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, तो बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है यहाँ पे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इट इज ही दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, इट इज ही दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, ठीक है। चलो, ही वॉन्टेड बट ही कैन नॉट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अवेल, एंजॉय, अम्यूज, इनके बाद ऑब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, लेकिन ये तो प्रेपोजिशन और ये उसका ऑब्जेक्ट है, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, वो नहीं है, तो सब्जेक्ट को बनना पड़ेगा, यहाँ पे झेलना पड़ेगा, हिमसेल्फ आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। यू आर वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैज बीन सिलेक्टेड, तो आपको पता है हु रिलेट कर रहा है प्लेयर्स को, ये प्लूरल टर्म है, तो बेटा वर्ब यहाँ पे प्लूरल आनी चाहिए, हैव आएगा। यू आर वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड। आई लाइक किड्स पोएम्स हु वाज अ सेंसुअस पोएट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्यार से समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा मुझे पसंद है कीट्स की कविताएं जो कि एक दिल को छू जाने वाला कवि है, सेंसुअस मतलब दिल को छू जाने वाला। अब हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं है, जो कि रिलेट कर रहा कविताओं को, जो कि नहीं कर सकता। अब कविताएं नॉन लिविंग है तो आप सोच रहे हैं इसकी जगह विच कर देते हैं, लेकिन सेंटेंस अभी भी गलत हो गया, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग बन गया कि मुझे पसंद है कीट्स की कविताएं जो कि एक दिल को छू जाने वाला कवि है, लेकिन ये रिलेट तो कविताओं को कर रहा है ना, और वो कैसे कवि हो सकती हैं, कविताएं कैसे कवि हो सकती हैं? तो दया कुछ तो गड़बड़ है, क्या किया जाए यहाँ पे कि मुझे पसंद है कीट्स की कविताएं जो कि एक दिल को छू जाने वाला पोएट है, मतलब यहाँ पे कवि से रिलेटेड होता तो बात बन जाती। तो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज हम आगे नाउंस में पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं, अपोस्ट्रोफे एस को हटाने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, द पोएम्स ऑफ कीट्स। पहली बात ना, कीट्स गलत लिखा हुआ है, कीट्स ऐसे होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक भी है ये कीट्स ऐसे होना चाहिए था, कीट्स और आगे अपोस्ट्रोफे ऐसे, क्योंकि प्लूरल टर्म है, कीट्स पोएम्स यूं होना चाहिए था कि मुझे पसंद है कीट्स की कविताएं जो कि एक सेंसस पोएट है, टाइपिंग मिस्टेक थी, अब इसे सही करो। अब कैसे सही करना है? अभी तो मैंने टाइपिंग मिस्टेक बता रहा था, अभी तो मैंने आंसर बताया ही नहीं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे चाहिए था, ठीक है। अब इसे कैसे सही करें? अब आप ऐसे करो, द पोएम्स ऑफ कीट्स, द पोएम्स ऑफ कीट्स। अब देखो सही हो गया, कैसे पढ़ो? मुझे पसंद है कविताएं कीट्स की जो कि दिल को छू जाने वाला कवि है, वाह 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 वाह, क्या बात बनी है ना। लेकिन पहले बात नहीं बन रही थी, पहले बात नहीं बन रही थी, कैसे कि मुझे पसंद है कीट्स की कविताएं जो कि कौन, कविताएं दिल को छू जाने वाला कवि, ये क्या बात बनी? यहाँ पे कवि से रिलेटेड शब्द चाहिए था, क्योंकि हु ह्यूमन बीइंग को रिलेट करता है और आगे भी ह्यूमन बीइंग की ही बात हो रही है,
तो आपने इसे पलट दिया था बस, द पोएम्स ऑफ कीट्स ये कर दिया था, द पोएम्स ऑफ कीट्स। अब सही बना, मुझे पसंद है कविताएं कीट्स की, जो कि कौन, कीट्स दिल को छू जाने वाला कवि है। बोलो हाँ, अरे बोलो, चले चलो। यू आर नॉट द फर्स्ट मैन दैट हैव बीन चीटेड बाय हिम, तो आपको दिखाई दे रहा है दैट है, फर्स्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है तो दैट आया हुआ है, लेकिन रिलेट तो मैन को ही कर रहा है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन, मैन सिंगुलर है, तो आगे वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी ना। रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी नाउन को रिलेट करता है, आगे वाली वर्ब उसी नाउन के अकॉर्डिंग आती है, उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, अपने पहले वाले को ही रिलेट कर रहा होता है। तो बेटा ये सिंगुलर है, MAN बोला, MEN नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है, चले चलो जी, तो फटाफट सॉल्व करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को, इतने में जल ग्रहण कर लूं। चलिए कर लिए सॉल्व, आ जाइए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड अकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ। देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है ना, जैसे मैंने बोला अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो इस तरह की जो टर्म्स होती हैं वो सिंगुलर होती हैं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट इसमें ये होता है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन ये ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन ये ऑब्जेक्ट, तो मेन सब्जेक्ट यही होता है ना। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ पर्संस, है ना, समझ में आ रही है। तो मेन सब्जेक्ट ये और ये सिंगुलर है, क्योंकि डायरेक्टर्स के बोर्ड की बात की है, तो आगे भी सिंगुलर आना चाहिए, वांट्स आएगा, इसलिए देखो आगे इटसेल्फ भी लिखा हुआ है। जो डायरेक्टर्स का बोर्ड है वो चाहता है, कौन, बोर्ड, की फैसिलिटीज मिले कार के और रिकमेंडेशन की, उनके लिए, किसके लिए, बोर्ड के लिए, तभी इटसेल्फ आया। समझ में आया, तो यहाँ वांट नहीं, क्या आएगा, wants आएगा। There is none who can support you in this crucial period. There is none who can support you in this crucial period. तो none, the same, the few, only, little, the little, इन सब के साथ हम हमेशा that का यूज करते हैं। There is none that can support you in this crucial period. He hates everybody and everything who reminds him of his blunder. Blunder का मतलब होता है big mistake. तो वो नफरत करता है हर किसी को और हर उस चीज को जो कि उसको याद दिलाती है उसकी उस भूल की। तो ध्यान रखिएगा, जब लिविंग भी आ जाए और नॉन लिविंग भी आ जाए तो दोनों के लिए हम फिर दैट यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हु किसको रिलेट कर रहा है, बताओ मुझे, एवरीथिंग को या एवरीबडी को। एवरीबडी को कर रहा है तो ठीक है, लेकिन एवरीथिंग को कर रहा है तो दैट आता था, तो ये नॉन लिविंग है। तो अब दोनों चीजें आ गई ना, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। तो कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों होते हैं, तब कंफ्यूज होते हैं, तो दैट आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलो। वी स्कोर्ड एज मेनी एज के बाद सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, डिपेंड करता है कंपैरिजन किससे हो रहा है, वी से। ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन बेटा सब्जेक्ट से दे होगा। ठीक है, प्रियाशी इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन व्हाट, तो देन के बाद चेक करो जी, पहले कौन है, पहले प्रियाशी है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, तो आगे भी सब्जेक्ट आएगा, आई आएगा, मी नहीं आएगा। चल रहे आगे, चलो जी आगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट पॉज करो, उड़ाओ इनको। चलो जी, कर लिए होंगे उम्मीद करता हूं। ठीक है, नोबडी बट डैश वाज प्रेजेंट, तो बट यहाँ पे आपको पता है ना एक्सेप्शन का सेंस दे रहा है, एक्सेप्ट के सिवाय अलावा का सेंस दे रहा है। उस केस में ये प्रेपोजिशन होता है कि उसके सिवाय कोई प्रेजेंट नहीं था, है ना, उसके सिवा। क्लियर, तो बट प्रेपोजिशन है तो बेटा आगे ऑब्जेक्ट मतलब ही नहीं आएगा। नोबडी बट हिम वाज प्रेजेंट। यू एंड शी हैव चीटेड हर और योर नेबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नया पॉइंट आपको आज मैं सिखाता हूँ। ये मैंने मिसलेनियस में बताना था, बताना तो क्लास में भी था वहां पे, लेकिन नहीं बता पाया था, चलो मैं यहाँ बताता हूँ। देखो, अगर मैं बोलूं कि आई हैव डन, बिल्कुल प्यार से, आई हैव डन माई वर्क, तो आप बोलेंगे सेंटेंस सर सही। अगर मैं बोलूं कि तुमने तुम्हारा काम कर लिया, तो आप बोलोगे यू हैव डन योर वर्क। अगर मैं बोलूं उसने उसका काम कर लिया, तो ही हैज डन हिज वर्क, शी हैज डन हर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क, ऐसा ही बोलोगे ना, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है कि आई के लिए कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, यू के लिए कौन से, ही के लिए और शी के लिए और दे के लिए कौन कौन से। आई के लिए मी माई माइन, यू के लिए यू योर योर, ही के लिए हिज हिम हिमसेल्फ, शी के लिए हर हर्स, है ना, दे के लिए देम देयर देयर्स, हम सब जानते हैं बात। अभी तो सिंगल लिखे हुए थे, कभी कभी एक से ज्यादा लिखे होते हैं। जैसे मैंने बोला यू एंड आई, पहले बोला था कि आई हैव डन माई वर्क, अब मैंने बोला यू एंड आई हैव डन डैश वर्क। अब बताओ भैया,
आई के अकॉर्डिंग लगाऊं या यू के अकॉर्डिंग लगाऊं या दोनों के अकॉर्डिंग लगाऊं और कैसे लगाऊं, तो बच्चा कंफ्यूज होता है यहाँ पे, कभी कभी तीन भी होते हैं। तो अब आगे जो प्रोनाउन आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके या दोनों के, और कैसे क्या, तो इस बात को बिल्कुल प्यार से समझेंगे। कैसे, यहां देखेंगे सामने, जैसे मान लो 2+3+1 है, ठीक है, तीनों प्रोनाउंस है मान लो, तो जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है, आई, मतलब फर्स्ट पर्सन। तो आगे जो प्रोनाउंस कभी भी आएंगे ना, तो तीनों के अकॉर्डिंग नहीं, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आएंगे। मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट पर्सन का भी प्लूरल, ठीक है, और वो क्या होता है, वी। सर फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्यों, क्योंकि ये अकेला थोड़ी है, ये तीन है, आएगा तो इसके अकॉर्डिंग, लेकिन आएगा तीनों के लिए, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग प्लूरल मतलब वी, जो सबसे छोटा उसके अकॉर्डिंग। मान लो 2+3 है, तो जो सबसे छोटा, दो है ना सबसे छोटा, तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, तो सेकंड पर्सन का भी प्लूरल मतलब यू, क्योंकि इसमें तो सेम ही होता है। ऐसे ही मैंने कहा 3+1 है, सबसे छोटा कौन सा है, फर्स्ट है ना बेटा, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पर्सन का भी प्लूरल, क्योंकि दो लोग हैं, प्लूरल मतलब वी। सर आप क्या कहना चाह रहे हो, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो, देखो एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा यू एंड आई हैव डन, ध्यान से, माई, आवर, योर, देयर वर्क, क्या आना चाहिए, यू एंड आई हैव डन। अब देखो इधर देखो, कितने हैं ये, दो, ये दो और एक, सबसे छोटा कौन सा, एक। अब फर्स्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट पर्सन का भी प्लूरल, ये तो सिंगुलर है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड है, आवर ही तो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, वी का है ना, वी अस आवर, यही तो है, तो आवर आना चाहिए, यू एंड आई हैव डन आवर वर्क। अच्छा चलो और देखते हैं, एक सेकेंड, इरेजर कहाँ है इसकी, इरेजर, चलो और देखते हैं, काम करते हैं, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये बहुत बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अरे पेन कहाँ गया चाचा, ये रहा, आन दो। यहाँ देखेंगे, मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे कि ही एंड आई हैव डन देयर, है ना, माई और आवर, क्या आएगा, दोनों में से सबसे छोटा आई, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, और वो क्या होता है, आवर, क्योंकि वी वाला केस है, ये तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मैंने आपको बोला कि ही एंड यू, क्या कहा, ही एंड यू हैव डन, ठीक है, 231 था ना, तो यू एंड ही होगा ना, यू एंड ही हैव डन, अब बताओ योर या फिर देयर या फिर आवर वर्क, तो अब बताओ सबसे छोटा कौन सा है, सेकंड पर्सन है ना, तो उसका प्लूरल तो यही होगा योर, तो ये भी नहीं आएगा, यू एंड ही हैव डन योर वर्क। तो ऐसे ही अब मैं यहाँ पे यू एंड शी, सबसे छोटा कौन सा है, यू, तो इसके अकॉर्डिंग ये आएगा ना प्लूरल इसका, और वो योर होता है, मतलब हर गया, बोलो हाँ, समझ में आया क्या, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था। 88, दिस एक्शन ऑफ हर्स, इसमें तो अपोस्ट्रोफी एस लगता ही नहीं है, तो मतलब यही बचा आपका, दिस एक्शन ऑफ हर्स वाज नॉट लाइक बाय अस, ठीक है। कितने हैं, तीन कैंडिडेट है, तो तीन के लिए ना इधर नहीं आता ना आता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। दिस बुक इज माइन एंड दैट इज, फिर से इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगता ही नहीं है, तो क्या होना चाहिए, योर्स होना चाहिए। चलें आगे, चलिए जी आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने इन्हें सॉल्व कर लिया होगा, आज ये टैकल करते हैं। I myself saw it that he was washing his clothes and she was washing her. गलती यहाँ पे ये है कि हर नहीं हर्स होना चाहिए। सर हर्स क्यों होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है कि मैंने खुद देखा कि वो लड़का अपने कपड़े धो रहा था और वो लड़की अपने धो रही थी। अपने क्या, अपने क्लोथ्स पूरा होना चाहिए था ना, हर क्लोथ्स, जैसे यहाँ हिज क्लोथ्स, लेकिन क्लोथ्स क्लोथ्स रिपीट हो जाएगा, तो आपको पता है इन दोनों को मिला के एक ही वर्ड में लिख सकते हैं, हर की जगह क्या कर देंगे, हर्ज कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये माई सेल्फ यहाँ पे कैसे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। एक्चुअल में जितने भी ये सेल्फ और सेल्स वाले जो वर्ड होते हैं ना, ये दो काम करते हैं लैंग्वेज में, ये एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं, मैंने आपको नहीं पढ़ाया है क्योंकि इतना है नहीं इंपॉर्टेंट ये। और एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, हाँ कि ना। तो रिफ्लेक्सिव के बारे में भी पता है आपको, एम्फेटिक के बारे में नहीं पता, ये जोर देने के लिए यूज होता है।
किसके लिए? जोर देने के लिए। जैसे मैंने कहा कि ही हिमसेल्फ, बिल्कुल ध्यान से, ही हिमसेल्फ सो यू, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि ही किल्ड हिमसेल्फ। क्या आप दोनों में डिफरेंस जान पा रहे हैं? ही किल्ड हिमसेल्फ में और ही हिमसेल्फ सो यू में। एक तो वर्ब से पहले है और एक वर्ब के बाद है, हाँ कि ना। जब वर्ब के बाद है तो बेसिकली रिफ्लेक्सिव है और वहां पे काम टकरा के वापिस आ रहा है कि उसने किल किया किसको? खुद को। लेकिन जब वर्ब से पहले है तो जोर डाल रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं भी लिखूंगा, सिर्फ इतना बोलूंगा ही सो यू, तब भी चल जाएगा, उसने तुम्हें देखा। लेकिन उसने तुम्हें खुद देखा, ही हिमसेल्फ सो यू, अपनी आंखों से देखा। होता है ना कभी किसी चीज पे जोर डालते हैं, तो यहाँ पे वर्ब से पहले ही है, तो यहाँ पे एम्फेटिक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, दे थिंक दैट दे आर राइट बट एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न दे हैव हार्म्ड देमसेल्फ। कोई वर्ड ही नहीं होता, प्लूरल में देमसेल्व्स होता है, ठीक है। I know the fact why he absented from the class because he must not have completed his homework. Absent, present, introduce, amuse, enjoy, acquit, इनके बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है। फ्रॉम preposition है, उसके बाद उस preposition का ऑब्जेक्ट है, तो फिर सब्जेक्ट ही काम को झेलेगा। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? he absented himself। आया भी था, एक क्वेश्चन करवाया भी था, he absented himself। ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता था। Myself have completed graduation from Hansraj College and I am looking for any reputable job। ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट चाहिए होता है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे होता है, तो आई आना चाहिए। I have completed graduation from Hansraj College, ठीक है। It is they who has got entry to play international match and won it comfortably। तो आपको पता है हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेट कर रहा है दे को अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को। दे प्लूरल है तो बेटा आगे भी प्लूरल आएगा, हैव होना चाहिए, ठीक है। और अब ये मत सोचिएगा यहाँ आर आप कर रहे हो। इट से जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है और ये अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, भले आगे कुछ भी लिखा हो। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन था, ये रिलेट कर रहा था दे को, इसलिए आगे हैव किया हुआ, क्योंकि वो वे थे या वो वे हैं जिनको एंट्री मिली इंटरनेशनल मैच खेलने की। किनको? उनको मिली, तो आर आएगा ना, उनको ही एंट्री मिली ना, सॉरी हैव आएगा ना। पॉइंट समझ में आया? दे के चलते यहाँ पे क्या करेंगे? हैव करेंगे। चलिए अगली स्लाइड आपके सामने, फटाफट पॉज करेंगे और इनको सॉल्व कीजिए। चलिए, जो उम्मीद करता हूं सॉल्व कर लिया होगा, बढ़ते हैं। एवरी गर्ल प्रेफर्स टू मैरी यू बिकॉज यू आर टॉलर एंड मोर हैंडसम देन हिम। गलत हो गया। एज और देन के बाद कौन सा केस आता है वो डिपेंड करता है किससे कंपैरिजन हो रहा है। पीछे गए यू लिखा हुआ है, वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से बेटा ही आना चाहिए। यस और नो? चलिए, सीता ऑफन कम्स लेटर देन मी, फिर से वही वाली बात, देन और एज के पहले जिससे भी कंपैरिजन हो रहा है सीता से हो रहा है। वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, और देखो आगे वर्ब भी है तो सब्जेक्ट ही चाहिए था, आई चाहिए था। सीता ऑफन कम्स लेटर देन आई डू। यस और नो? सो शी इज ऑलवेज कॉल्ड बाय हिज बॉस। ये सीता लड़की है क्या? पता नहीं लड़का है लड़की है, कोई चलो कोई बात नहीं, इसको सोहन कर लो आप। सोहन ऑफन कम्स लेटर देन मी, ठीक है। सोहन हमेशा अक्सर मुझसे लेट आता है, मी नहीं, आई डू, है ना। सो ही इज ऑलवेज स्कोल्डेड बाय हिज बॉस। और ये इज स्कोल्डेड कैसे हुआ? पैसिव में गया हुआ, ध्यान रखिएगा। उसको स्कोल्ड करते हैं उसके बॉस, ये पैसिव है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही, ठीक है। चलो, बॉस में भी डबल एस कर लेना। Our is a developing country and we expect we can be fully developed by 2020। Our क्या होता है भैया? Our तो possessive adjective होता है, इसको तो noun चाहिए होगा, वो है नहीं, तो इसलिए our नहीं, ours। और इस ours का मतलब क्या है? our प्लस noun। कौन सा नाउन? जिस नाउन की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, तो आवर्स का मतलब अब बन गया आवर कंट्री, है ना। तो आवर्स इज अ डेवलपिंग कंट्री या फिर आर कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री, वो एक ही बात। बस आर कंट्री लिखने ही रहे हैं, आवर कंट्री लिखेंगे तो कंट्री रिपीट हो जाएगा, इसलिए आवर कंट्री की जगह आवर्स कर रहे हैं, लेकिन आवर तो गलत है, ठीक है। ऐसे ही सेम, योर प्रॉब्लम एंड हर गलत हो गया ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन चाहिए होगा, सही है। ये भी तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन चाहिए होगा, तो होना चाहिए था योर प्रॉब्लम एंड हर प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम रिपीट हो जाएगा तो ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी, हाँ कि ना। तो प्रॉब्लम नहीं बन सकती, इसलिए हर नहीं हर्ष। समझ में आया?
योर प्रॉब्लम एंड हर्स आर क्वाइट सिमिलर सो यू कैन टैकल दिस ऑल टुगेदर इफ यू वर्क मेटिकुलसली। अगर आप मेहनत से काम करते हैं तो आप इसे निपटा सकते हैं। I know he did not say something about you, however, you always kept on asking about him. He did not say something, not लिखा हुआ है ना, ध्यान रखिएगा, some और any दो words हैं बेसिक, हालांकि ये भी बहुत डिटेल में, लेकिन ऊपर ऊपर से जानो भी। some पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, any नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो आई नो ही डिड नॉट से एनीथिंग यहाँ पे आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एनीथिंग, क्योंकि नेगेटिव लिखा हुआ है। पक्की बात, आई नो ही डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट यू, हाउएवर यू ऑलवेज केप्ट ऑन आस्किंग अबाउट हिम, लेकिन आप हमेशा उसके बारे में पूछते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये जो 100 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने क्लास के कॉन्सेप्ट से रिपीट करवाए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको अलग से मिसलेनियस के फॉर्म में समझाए, और अभी फ्री क्लासेस भी चलती रहती हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगा। फ्री क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कम्युनिटी में जाके वहां पे भी देख सकते हैं। मैं पोस्ट कर देता हूं जनरली कि फ्री क्लासेस इस वीक और लाइव क्लासेस कौन कौन सी चल रही हैं। वो फ्री लाइव क्लासेस होती हैं और वो डेली चलती हैं, ठीक है। ये तो रिकॉर्डेड सेशंस आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप और करना चाहते हैं तो और भी सेशंस मैं अवेलेबल करवाता हूँ आपके लिए, तो आप लोग उनको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी आपके पास कोई बुक हो, कोई अच्छी बुक आपके पास हो, जैसे कि जो जो बुक्स मैंने आपको सजेस्ट की थी, उनमें से आप प्रैक्टिस करना चाहें तो उनमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी हमने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए? पहले तो हमने फंडामेंटल्स पढ़ लिए थे, बेसिक्स, फिर टेंस किए, फिर टेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, फिर प्रोनाउंस किए, अब प्रोनाउंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, है ना। अगला जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं नाउंस पढ़ाऊंगा, फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एडजेक्टिव्स, फिर प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, तो कुछ चैप्टर्स और आएंगे। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स ही कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मिसलेनियस चीजें, जैसे कि मैंने बताया था, फिलर्स हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, इन सारी चीजों को हम टैकल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि चीजों के आप नोट्स बना रहे होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो अगली क्लास के अंदर फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद।